अगर भारत की कहानी को समझना है तो सिर्फ इतिहास की किताबों से काम नहीं चलेगा। असल कहानी तो यहाँ की नदियों ने लिखी है, पहाड़ों को चीरकर, मैदानों को सींचकर। आज हम भारत की इन्हीं दो तरह की जीवन रेखाओं के बारे में जानेंगे, जो हैं तो एक ही देश में पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो फिर ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है कि आखिर किसी जगह की जमीन, मतलब वहां का भूगोल, ये कैसे तय करता है कि पानी कहां जाएगा और कैसे बहेगा। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि नदियां कितने तरह की होती हैं, फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीप की नदियों पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये जमीन पर कैसे कैसे पैटर्न बनाती हैं और आखिर में ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की नदियों की कहानी। समझिए, दो अलग अलग किरदारों की कहानी है। एक तरफ है हिमालय की बिल्कुल जवान जोशीली नदियां और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीप की शांत और बहुत पुरानी धाराएं। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो ग्लेशियरों से आती हैं, मतलब बर्फ पिघलने से, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, तो वो मौसमी होती हैं। और एक बात, हिमालय की नदियां एकदम युवा हैं, उनका बेसिन बहुत बड़ा है, जबकि प्रायद्वीप की नदियां वो तो काफी पुरानी हो चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर की ओर। दुनिया की छत यानी हिमालय, यहीं से तो निकलती हैं भारत की सबसे ताकतवर नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है उनका सोर्स, ग्लेशियर। पिघलती हुई बर्फ और साथ में बारिश, ये दोनों मिलकर इन्हें बारहमासी बना देती हैं। मतलब इनमें साल भर पानी रहता है, ये कभी सूखती नहीं। अब इस हिमालयी सिस्टम में तीन बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे पश्चिम में है सिंधु नदी, बीच में आती है गंगा, जो भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, और पूरब में बहती है ताकतवर ब्रह्मपुत्र। और हां, ये तीनों ही विशाल ग्लेशियरों से निकलती हैं। अब क्योंकि ये नदियां युवा हैं और इनका बहाव बहुत तेज होता है, तो ये पहाड़ों को चीरते हुए निकलती हैं, जिससे गहरी वी आकार की घाटियां बन जाती हैं। रास्ते में जो झरने और रैपिड्स दिखते हैं ना, वो सब इनकी जबरदस्त ताकत का ही सबूत हैं। तो ये तो हुई उत्तर की युवा और ताकतवर नदियों की बात। अब चलिए दक्षिण की तरफ चलते हैं, जहां भारत की पुरानी और शांत नदियां हमारा इंतजार कर रही हैं। प्रायद्वीपीय भारत में एक बहुत ही खास चीज है, पश्चिमी घाट। ये समझिए एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करता है, एक वाटर डिवाइड। ये पहाड़ों की श्रृंखला नदियों का रास्ता तय करती है कि वो या तो पश्चिम की ओर बहेंगी या फिर पूरब की ओर। तो इस बंटवारे का नतीजा क्या होता है? दो तरह की नदियां बनती हैं। एक वो जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा और तापी। ये जाकर अरब सागर में मिलती हैं और ज्वारनद मुख बनाती हैं, मतलब वो जगह जहां नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है। और दूसरी तरफ है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां। ये पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और पता है, इन सब में गोदावरी नदी इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे दक्षिण गंगा का भी नाम दिया गया है। आखिरकार ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है। अच्छा, नदियां सिर्फ पानी बहाने का काम नहीं करती, वो जमीन पर अपनी एक छाप, एक पैटर्न भी छोड़ती हैं। और ये पैटर्न बड़े काम के होते हैं। ये हमें बताते हैं कि जमीन के नीचे की बनावट यानी जियोलॉजी कैसी है। सबसे कॉमन पैटर्न जो दिखता है वो है डेंड्राइटिक पैटर्न। ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसा लगता है। ये पैटर्न आपको उत्तरी मैदानों में खूब देखने को मिलेगा, जहां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सपाट जमीन पर अपनी मर्जी से बहती हैं। फिर आता है जालीदार पैटर्न। ये एक जाली की तरह लगता है। इसमें सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं। ये पैटर्न आपको अक्सर उन जगहों पर मिलेगा जहां जमीन की बनावट मुड़ी हुई हो, मतलब फोल्डेड हो, और जहां सख्त और नरम चट्टानें साथ साथ हों। और तीसरा है अरिये या रेडियल पैटर्न। ये बिल्कुल एक साइकिल के पहिए की तीलियों जैसा होता है। इसमें नदियां एक ऊंची जगह, जैसे किसी पहाड़ी से निकलकर चारों दिशाओं में बहने लगती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमरकंटक का पठार, जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियां निकलती हैं। तो हमने नदियों के भूगोल को तो समझ लिया कि वो कहां से आती हैं, कैसे बहती हैं, क्या पैटर्न बनाती हैं। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ जमीन पर बनी लकीरें नहीं हैं,
ये तो भारत की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, मतलब आर्थिक जीवन रेखा। पर कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, यही नदियां तो इस देश की असली नींव हैं। इनसे हमारे खेतों में सिंचाई होती है, इनसे पनबिजली बनती है जो हमारे घरों को रोशन करती है, ये व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ते बनाती हैं, और सबसे जरूरी बात, करोड़ों लोगों को पीने का पानी इन्हीं से मिलता है। अगर इस बात का अंदाजा लगाना हो कि हम इन पर कितना निर्भर हैं, तो बस गंगा बेसिन के बारे में सोचिए। यहाँ 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला नदी बेसिन है। अब इससे समझा जा सकता है कि हमारी जिंदगी इन नदियों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और हाँ, सिर्फ नदियां ही नहीं, झीलें भी बहुत जरूरी हैं। वो भी सिंचाई, पीने के पानी और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा जरिया है। भारत में हर तरह की झीलें हैं, मीठे पानी की, खारे पानी की, कुछ कुदरती हैं तो कुछ इंसानों ने बनाई हैं। जैसे उड़ीसा की चिल्का झील, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या कश्मीर की वुलर झील। तो एक बात तो साफ है, नदियां वाकई में भारत की लाइफलाइन है। लेकिन आज हमारी यही लाइफलाइन प्रदूषण की वजह से बहुत बड़े खतरे में है, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम अपनी इन कीमती नदियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।